एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जब हम बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में नाम आते हैं जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक। लेकिन क्या आपको पता है कि एक और ऐसा बैंक है जो कि प्राइवेट स्पेस के अंदर काफी तेजी से अपनी जगह बना रहा है? वेल द नेम इज IDFC फर्स्ट बैंक। लोग IDFC फर्स्ट बैंक को नेक्स्ट HDFC और ICICI भी कह रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसी बैंक के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ द मैन बिहाइंड IDFC फर्स्ट बैंक जो कि खुद एक टाइम पे ICICI बैंक के अंदर काम कर रहे थे, उनके बारे में भी बात करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग एवरीथिंग अबाउट IDFC फर्स्ट बैंक तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स डिस्कस अबाउट IDFC फर्स्ट बैंक। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर सच में इतना ग्रोथ पोटेंशियल है कि लोग इन्हें नेक्स्ट HDFC और ICICI बैंक कह रहे हैं? एंड द नेक्स्ट इज कि क्या राइट वैल्यूएशंस पे IDFC फर्स्ट बैंक ट्रेड कर रहा है? वेल वील आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द IDFC फर्स्ट बैंक्स MD एंड CEO जिनका नाम है V वैद्यनाथन। V वैद्यनाथन इज द मैन हु बिल्ड IDFC फर्स्ट बैंक। अगर हम बात करें V वैद्यनाथन के बारे में तो इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी सिटी बैंक से, जहां पे इन्होंने 10 साल के लिए काम किया। He started working in Citibank in the year 1990 and worked there for 10 long years. Next सिटी बैंक में काम करने के बाद इन्होंने ICICI बैंक के रिटेल डिवीजन को ज्वाइन किया। अब उस टाइम पे ICICI बैंक कैसा हुआ करता था मैं आपको बताती हूँ। उस टाइम पे ICICI बैंक की लोन बुक के अंदर रिटेल लोन्स का जो नंबर था वो इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि रिटेल कस्टमर्स ICICI बैंक को इतना जानते ही नहीं थे। क्योंकि उस टाइम पे ICICI बैंक की इतनी ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं थी, जिसकी वजह से रिटेल कस्टमर्स ICICI बैंक के बारे में इतना नहीं जानते थे। क्योंकि ICICI बैंक चाहता था कि रिटेल डिवीजन को आगे लेकर जाएं और ICICI बैंक का जो लोन बुक है उसके अंदर रिटेल लोन्स का जो प्रोपोर्शन है उसे भी इंक्रीज करने में हेल्प करे। साथ ही साथ ICICI बैंक वाज आल्सो प्लानिंग टू इंक्रीज देयर नंबर ऑफ ब्रांचेस ताकि रिटेल कस्टमर्स के लिए उनका जो बैंक है ये इजीली एक्सेसिबल हो जाए। एट द एज ऑफ 32 V वैद्यनाथन became the MD and CEO of ICICI बैंक पर्सनल फाइनेंस सर्विसेज, जिसके बाद इन द ईयर 2002 के अंदर इन्हें ICICI बैंक रिटेल बैंकिंग का हेड बना दिया गया। रिटेल बैंकिंग का हेड बनने के बाद इन्होंने बैंक की जो ब्रांचेस थी उनका नंबर इंक्रीज करने में काफी ज्यादा हेल्प करी। आफ्टर ही बिकेम द MD एंड CEO ऑफ रिटेल बैंकिंग, जो इनकी ब्रांचेस थी दैट इंक्रीज्ड टू 1400। एट द एज ऑफ 38 ही बिकेम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ICICI बैंक और उसके बाद 41 की एज में ये MD और CEO बन गए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के। आफ्टर बिकमिंग द MD एंड CEO ऑफ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, एक बार ये ट्रैवल कर रहे थे फ्लाइट से और इनकी मुलाकात फ्लाइट में हुई किशोर बयानी से। अब अगर बात करी जाए किशोर बयानी की तो उस टाइम पे ये एक फ्यूचर ग्रुप के ओनर थे, उसके फाउंडर थे। फ्यूचर ग्रुप वाज मेनली एन NBFC जिसके अंदर उनकी एक कंपनी थी जिसका नाम था फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स। तो ये बेसिकली एक NBFC थी और उस टाइम पे इस कंपनी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। ये कंपनी बंद होने की कगार पे थी जिस टाइम पे किशोर बयानी की मुलाकात किससे हुई? V वैद्यनाथन से। नाउ सिंस द फ्यूचर ग्रुप वाज ऑन द वर्ज ऑफ वाइंडिंग अप, तो यहाँ पे किशोर बयानी ने क्या किया? किशोर बयानी ने V वैद्यनाथन को 10% स्टेक उनकी कंपनी में ऑफर किया। किशोर बयानी ने कहा कि आप कंपनी के अंदर आइए, इसे लीड करिए एंड हेल्प गेटिंग इट टर्न अराउंड। नाउ ये जो फ्यूचर ग्रुप था इसे किशोर बयानी ने अपने एक दोस्त के साथ स्टार्ट किया था जो कि इस ग्रुप के अंदर उनके पार्टनर थे। लेकिन यहाँ पे वो जो थे वो मेनली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और प्राइवेट इक्विटी के अंदर फोकस करना चाहते थे, जहाँ पे किशोर बयानी रिटेल बैंकिंग के अंदर फोकस करना चाहते थे, जिसकी वजह से कंपनी एक्चुअली इतना अच्छा नहीं कर पा रही थी और इसीलिए इन्होंने 10% स्टेक ऑफर किया V वैद्यनाथन को, क्योंकि वो रिटेल बैंकिंग के अंदर काफी अच्छा काम कर रहे थे और उनके पास एक्चुअली इतना पोटेंशियल था कि वो इस कंपनी को जो कि डूब रही थी उसे टर्न अराउंड करने में हेल्प कर सकते थे। इन अगस्त 2010 V वैद्यनाथन ने फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स को ज्वाइन किया, एक टीम बनाई और उन्होंने फोकस करना शुरू किया किस पे? रिटेल लोन्स पर, जहां पे इन द ईयर 2009 के अंदर रिटेल लोन्स का जो प्रोपोर्शन था ये सिर्फ 19% था। V वैद्यनाथन के आने के बाद इन द ईयर 2011 एंड 12 ये जो प्रोपोर्शन था इट इंक्रीज टू 42%। लेकिन उसके बाद वापस से
फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स ट्रबल में आ गई, जिसके बाद वी वैद्यनाथन ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ रिटेल बिजनेस को रखेंगे और बाकी का बिजनेस बेच देंगे। इससे क्या होगा, इससे वो एक्चुअली सिर्फ रिटेल बिजनेस पर फोकस कर पाएंगे। आफ्टर दिस इन द ईयर 2012 वी वैद्यनाथन मिले नरेंद्र ओसवाल से, जो कि उस टाइम पे एक अच्छी प्राइवेट इक्विटी फर्म के अंदर काम कर रहे थे। वी वैद्यनाथन ने उनको किशोर बयानी और उनकी कंपनी फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स के बारे में बताया, जिसे वो बेचने के बारे में सोच रहे हैं, और उनसे कहा कि कंपनी काफी अच्छा कर रही है तो आप क्यों ना इसे खरीद ले। टू विच नरेंद्र ओसवाल अग्रीड और उन्होंने कंपनी के अंदर 40% स्टेक को खरीद लिया। नाउ आफ्टर नरेंद्र ओसवाल टुक 40% स्टेक इन फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स, इस कंपनी को रीनेम कर दिया गया टू कैपिटल फर्स्ट। कंपनी को रीनेम करने के बाद मिस्टर ओसवाल ने वी वैद्यनाथन को कहा कि आप कंपनी को लीड करिए और उन्हें कंपनी का चेयरमैन बना दिया। वी वैद्यनाथन ने फ्रॉम द ईयर 2010 टू द ईयर 2018 जो इनकी रिटेल लोन्स थे इन्हें 25,000 से इंक्रीज करा, और इसके साथ साथ जो नेट एनपीएस थे उसे भी काफी ज्यादा डिक्रीज करने में हेल्प करी। द नेट एनपीएस ऑफ द कंपनी जो कि प्रीवियसली 3% थे उसे इन्होंने 1% तक लाया। ऑल्सो इन द ईयर 2018 ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो गई। अब कंपनी के प्रॉफिटेबल होने के बाद इन्हें लगा कि इन्हें एक बैंकिंग लाइसेंस की जरूरत है। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि एक जो एनबीएफसी होती है उसके पास सिर्फ ये राइट होता है कि वो लोन्स दे सकती है, वो डिपॉजिट्स नहीं रख सकते, वो सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकते, वो करंट अकाउंट्स नहीं खोल सकते, वो सिर्फ एक बैंकिंग लाइसेंस के थ्रू ही किया जा सकता है। और बैंकिंग लाइसेंस लेना इंडिया में काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। इजीली बैंकिंग लाइसेंस इंडिया के अंदर नहीं मिलता है। आई थिंक लास्ट बैंकिंग लाइसेंस वाज गिवन टू बंधन बैंक। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपको एक बैंकिंग लाइसेंस चाहिए तो यहाँ पे या तो आपको किसी ऐसे बैंक को एक्वायर करना पड़ेगा या उनके साथ मर्जर करना पड़ेगा जो कि डूब रही है, जो सही स्टेट में नहीं है, तो उस तरीके से आपको एक बैंकिंग लाइसेंस मिल सकता है। या फिर आप किसी एक ऐसी एनबीएफसी को भी टारगेट कर सकते हैं जिनको बैंकिंग लाइसेंस मिल सकता है। तो इस तरीके से आप बैंकिंग के अंदर घुस सकते हैं। नाउ एट दैट टाइम आईडीएफसी जो थी वो एक एनबीएफसी थी जो कि मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती थी। इन द ईयर 2014 आईडीएफसी को बैंकिंग लाइसेंस मिल गया था आरबीआई से, जिसके बाद वो बैंकिंग ऑपरेशंस शुरू कर सकते थे। लेकिन उनके पास दिक्कत ये थी कि उनके पास उनके जो लोन बुक थे उसमें रिटेल लोन्स थे ही नहीं, उसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो वो लोन दे रहे थे, जो फाइनेंसिंग कर रहे थे, सिर्फ वो लोन्स थे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इनके अंदर जो लोन दिए जाते हैं इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो देयर आर चांसेस कि एनपीएस काफी ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से आईडीएफसी ये चाहता था कि किसी ऐसे एनबीएफसी के साथ टाई अप कर लिया जाए, मर्जर कर लिया जाए, जिनके रिटेल लोन्स की जो बुक है ये काफी ज्यादा अच्छी हो, ताकि मर्जर के बाद जो चीजें हैं वो सही हो जाए। नाउ सिंस दे वांटेड टू एंटर रिटेल लोन्स, तो उनके पास आखिर कैपिटल फर्स्ट से क्या बेटर ऑप्शन हो सकता था, जो कि रिटेल लोन्स के अंदर बहुत अच्छा कर रहे थे उस टाइम पे। अब यहाँ पे कैपिटल फर्स्ट को ये चीज मिल गई कि उन्हें एक ऐसा साथी मिल गया जिसके पास बैंकिंग लाइसेंस है, और आईडीएफसी को एक ऐसी कंपनी मिल गई जिसके पास अच्छा प्रोपोर्शन है ऑफ रिटेल लोन्स। सो ये दोनों एंटिटीज मर्ज हो गई और ये बन गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इन जनवरी 2018 आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट का मर्जर हुआ था, और इसी के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द बैंक, वी वैद्यनाथन ने इस बैंक को एज ए एमडी एंड सीईओ लीड किया। नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब बना तो इन्होंने क्या शुरू किया, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लोन देते थे उस पर कम फोकस करना शुरू किया और रिटेल लोन्स पे फोकस ज्यादा बढ़ाया, क्योंकि रिटेल लोन्स के अंदर रिस्क कम होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स के अंदर ज्यादा रिस्क होता है, जिसकी वजह से ये चाहते थे कि ये रिटेल लोन्स पर ही फोकस करें ताकि जो एनपीएस हैं इन्हें नीचे लाया जा सके। फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर इन्होंने अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को इंक्रीज किया है और अपने एनपीएस को डिक्रीज किया है, जिसके बाद इनका जो स्टॉक प्राइस था ये भी ऊपर चला गया था। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।